हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग डिप्लोमेटिक एजेंट्स की इम्यूनिटीज़ के बारे में देखेंगे। राजनयिक प्रतिनिधियों को जो उन्मुक्तियां दी जाती हैं उनके बारे में देखेंगे। उन्मुक्तियां या इम्यूनिटीज़ से आप क्या समझते हैं? किसी को जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम के लिए लायबल होते हैं। उस काम का उत्तरदायित्व हम पर होता है, दायित्व हम पर होता है कि वो गलत होगा तो हम उसके लिए दायी होंगे, उत्तरदायी होंगे और हम रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। बट इम्यून कर देना, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इम्यून कर देना का मतलब होता है उन्हें छूट दे देना। तो सुनिए, उन्मुक्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? लायबिलिटी से फ्री कर देना, किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना, दैट इज कॉल्ड उन्मुक्ति, जिसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी या उन्मुक्तियां जिसको बोला जाता है कि लायबिलिटी से फ्री हो जाना। हम देखेंगे कि जो राजनयिक प्रतिनिधि हैं, जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, उनको बहुत सारी उन्मुक्तियां दी हुई होती हैं, बहुत सारी जो इम्यूनिटीज़ उनको दे रखी होती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि उन्हें ये उन्मुक्तियां या ये छूट या ये इम्यूनिटीज़ क्यों दी जाती हैं। बेसिस, जिसको हम बेसिस या उसकी थ्योरी बोलेंगे कि किस लिए दी जाती हैं ये इम्यूनिटीज, वो हम पहले देखेंगे। तो तीन इसकी थ्योरीज हैं जो उसमें बताई गई, थ्योरीज ऑफ इम्यूनिटीज। फर्स्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और फिक्शनल थ्योरी, जिसको बोलेंगे बाह्य राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत। बाह्य राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत से क्या मतलब है? सुनिए, ये बाह्य राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत का मतलब ये होता है कि इसको फिक्शनल थ्योरी भी कहा जाता है, फिक्शनल थ्योरी या काल्पनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि जो राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं वो जिस राज्य में रहते हैं वो उनका राज्य होता ही नहीं है। बाह्य राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत का मतलब है वो जैसे सेंडिंग स्टेट है इंडिया और उसने अमेरिका में रिसीविंग स्टेट अमेरिका है, तो ऐसा माना जाता है कि वो वहां पर सिर्फ फिजिकली रह रहे हैं, वास्तव में तो वो इंडिया में ही रह रहे हैं, सेंडिंग स्टेट में ही रह रहे हैं। तो सुनिए, राज्य क्षेत्रीय वो ये कहा जाता है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं वो जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में वो नहीं आते हैं। इसे काल्पनिक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हमेशा सेंडिंग स्टेट की टेरिटरी में होना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो सेंडिंग स्टेट में ही रह रहे हैं। तो ये सुनिए कि स्टेट, क्योंकि उन्हें हमेशा सेंडिंग स्टेट की टेरिटरी में होने की कल्पना की जाती है, ऐसी कल्पना की जाती है कि वो सेंडिंग स्टेट में ही रह रहे हैं, इसलिए इसे फिक्शनल थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो वहां पर सिर्फ फिजिकली रह रहे हैं, वास्तव में तो वो सेंडिंग स्टेट में ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रोशियस जो आपके ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग वे केवल फिजिकली रिसीविंग स्टेट में रहते हैं, वास्तविक रूप से तो वो सेंडिंग स्टेट में ही रहते हैं। इसलिए उन्हें ये माना जाता है कि जो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे मुक्त माना जाता है। तो सेकंड स्टेज इस पे आ जाइए। सेकंड जो थ्योरी है रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी या प्रतिनिध्यात्मक सिद्धांत। इसमें कहा जाता है कि चूंकि उन्हें राज्य प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना जाता है, जो राज्य या स्टेट हेड है, जो स्टेट का हेड है उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिप्लोमेटिक एजेंट, इसलिए ये माना जाता है कि उसे वही विशेषाधिकार, वही प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो कि एक स्टेट के हेड को, राज्य के प्रमुख को दिए जाते हैं। इसलिए वो इम्यून होते हैं रिसीविंग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, सेकेंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड और लास्ट और सबसे सही थ्योरी, जिसको बेस्ट थ्योरी कहा जाता है, वो है फंक्शनल थ्योरी या कार्यात्मक सिद्धांत। इसमें ये कहा जाता है कि इन्हें ये उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, इन्हें ये इम्यूनिटीज और जो प्रिविलेजेस हैं वो इनकी कार्य की प्रकृति के कारण, इनका जो नेचर का, जो इनका जो फंक्शन होता है, वहाँ जो ये कार्य करते हैं जाकर, वो जो कार्य की प्रकृति है, जो नेचर है, वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत टिपिकल होता है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ये विशेष प्रकार के कार्य वहाँ जाकर करते हैं, और टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट प्रकार के ये कार्य वहां जाकर करते हैं। तो अगर इनको इनके कार्य करने में इंटरप्ट किया जाएगा, इंटरप्ट का मतलब होता है अगर वहां का लोकल ज्यूरिसडिक्शन, लोकल जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, रिसीविंग स्टेट का, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें इंटरप्ट करेगा, उन्हें उनके कार्य में हस्तक्षेप करेगा, तो वो अपने विशेष प्रकार के या टिपिकल विशिष्ट प्रकार के कार्यों को कर ही नहीं पाएंगे। और इसलिए इन्हें ये इम्यूनिटीज या छूट या फिर प्रिविलेजेस या फिर इनको उन्मुक्तियां दी जाती हैं ताकि वो अपने टिपिकल विशिष्ट प्रकार के स्पेशल टास्क
स्पेशल कार्य को कर सके, और इसे बेस्ट थ्योरी माना जाता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नेसेसिटी, जो प्रैक्टिकल नेसेसिटी है उस पर ये बेस्ड है फंक्शनल थ्योरी, और इससे बेस्ट माना जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर उनको इम्यून नहीं रखा जाए, उनको छूट नहीं दी जाए, तो वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ही फंसे रहेंगे और अपने विशिष्ट तरीके के कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट थ्योरी इज फंक्शनल थ्योरी। अब आ जाइए कि इन्हें कौन कौन सी इम्यूनिटीज या प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। तो नंबर 1 इसमें है इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, राजनयिक अभिकर्ताओं की अनतिक्रमणीयता। अनतिक्रमणीयता ये वर्ड आपका आएगा, थोड़ा सा लंबा और हार्ड है, हिंदी में, इंग्लिश में इजी है। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, सुनिए, डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर इनवॉयलेबल। आर्टिकल 29 ऑफ वियना कन्वेंशन, जो वियना अभी समय है उसके आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग द पर्सन ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी इनवॉयलेबल। इन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या मतलब होता है? उनके बॉडी को, उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि उनको कभी भी अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। अरेस्ट करना, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और डिटेन करने का मतलब होता है उनको किसी भी तरीके से कहीं पे डिटेन नहीं किया जाएगा का मतलब है कि उनको किसी भी तरीके से निरुद्ध नहीं किया जा सकता, कहीं रोका नहीं जा सकता। उनकी बॉडी इम्यून है इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स में, आप इस तरीके से बताएंगे। रिसीविंग स्टेट उनका सुनिए, इन्हें शारीरिक अनतिक्रमणीयता रहेगी। इन्हें किसी भी तरीके से गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकता, अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता। रिसीविंग स्टेट उनका आदर करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा हमेशा, और उनकी स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा को हर प्रकार से बनाए रखेगा। उनको कभी भी किसी भी तरीके से डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि इनकी डिप्लोमेटिक एजेंट्स को शारीरिक अनतिक्रमणीयता रहेगी। और इसके अलावा इनके जो मिशन, जो अकेले नहीं जाते हैं ये, इनके साथ एक पूरा ग्रुप जाता है, तो इसके लिए भी वो जो इनका ग्रुप है, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ स्टाफ ऑफ द मिशन, जो इनके साथ स्टाफ जाता है वो भी इनवॉयलेबल होता है। उन स्टाफ की भी अनतिक्रमणीयता रहती है। मिशन के इसको बोलेंगे कर्मचारी वृंद, जो स्टाफ है उसको कर्मचारी वृंद बोलते हैं, उसकी भी अनतिक्रमणीयता रहती है। इन एडिशन टू द हेड ऑफ द मिशन, वियना कन्वेंशन में उन कर्मचारियों की भी उन्मुक्तियों के बारे में बताया गया है जो मिशन में शामिल होते हैं। इसमें प्रशासनिक व तकनीकी स्टाफ शामिल होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ जो इनका होता है वो शामिल होता है, और वो भी इनवॉयलेबल होते हैं। इनमें इनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, और उनको भी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। अगर वो रिसीविंग स्टेट के PR नहीं हो जाते, अगर वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं या वहाँ के नेशनल्स हो जाते हैं, तो उनको ये उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। अगर वो नहीं होते हैं वहाँ के PR, तो तब तक इनको ये जो उन्मुक्तियां हैं प्राप्त रहती हैं, स्टाफ मेंबर्स को भी और इनके फैमिली मेंबर्स को भी। सेकंड पे आ जाइए, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्रेमाइसेस। जिस परिसर में ये रहते हैं, जो प्रेमाइसेस है, जिस परिसर में ये रहते हैं, वो भी अनतिक्रमणीय होता है। वियना अभिसमय का आर्टिकल 22 वियना जो कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 22 में ये बताया गया है, द प्रेमाइसेस ऑफ द मिशन शैल बी इनवॉयलेबल। जो मिशन का परिसर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो अनतिक्रमणीय होगा। मतलब ये कि वहाँ पर उनकी इच्छा के और उनकी परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं कर पाएगा। और फ्लैग और एम्बलम, वहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह होता है, एम्बलम, और जो फ्लैग है, जो हमारा देश का फ्लैग होता है, वो भी वो लगा पाते हैं। रिसीविंग स्टेट के एजेंट्स, अभिकर्ता जो होते हैं, वो बिना मिशन के हेड की कंसेंट के उनकी कंसेंट लिए बिना प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। रिसीविंग स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो प्रेमाइसेस में शांति बनाए रखे तथा घुसपैठ से उसे सुरक्षित रखने के समुचित कदम उठाए। वहाँ पे कोई घुसपैठ न कर सके, कोई ट्रेसपासर वहाँ ना जा सके, इसके लिए जो रिसीविंग स्टेट है वो पूरी तरीके से उसकी ड्यूटी होती है इसका ध्यान रखने की, तथा प्रेमाइसेस की गरिमा या डिग्निटी को बनाए रखना रिसीविंग स्टेट की स्पेशल ड्यूटी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पे आ जाइए, थर्ड है इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल ज्यूरिसडिक्शन। इम्यूनिटी
स्थानीय अधिकारिता से उन्मुक्ति, इसमें आप दो तरीके की सिविल अधिकारिता से और क्रिमिनल अधिकारिता दोनों से इनको उन्मुक्ति प्राप्त होती है। क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 31 पैरा 1 में वियना कन्वेंशन जो है, वियना अभिसमय के आर्टिकल अनुच्छेद 31 पैरा 1 में बताया गया है, प्रोवाइड्स, ये बताया गया है कि एक डिप्लोमेटिक एजेंट शैल एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिसीविंग स्टेट। रिसीविंग स्टेट की दांडिक अधिकारिता से, दांडिक क्षेत्राधिकारिता से जो डिप्लोमेटिक एजेंट है वो इम्यून रहेगा, उसको छूट रहेगी। किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी परिस्थिति में रिसीविंग स्टेट एजेंट को प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकता। किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी परिस्थिति में जो डिप्लोमेटिक एजेंट है वो अभियोजित, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का अभियोजन उस पर नहीं चलेगा और किसी भी तरीके से वो पनिश या दंडित नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि, बट इट डजंट मीन कि एजेंट जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है। उससे वहाँ के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है और वहाँ की जो उसका एक्ट और बिहेवियर होगा, जो वो कार्य करेगा या जो उसका आचरण होगा, उसका बिहेवियर होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि उससे रिसीविंग स्टेट का जो इंटरनल ऑर्डर है, इंटरनल ऑर्डर का मतलब होता है वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है वो रिलेट करने चाहिए। रिलेट का मतलब होता है कि वहाँ के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एजेंट जो है, डिप्लोमेटिक एजेंट है, उनका बिहेवियर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी शिकायत वो सेंडिंग स्टेट से कर सकते हैं और उन्हें वापस बुलाने के लिए आग्रह कर सकते हैं, बट कभी भी उनको वो पनिश नहीं कर सकते और उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उनके ऊपर किसी भी तरीके का अभियोजन वो नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल अधिकारिता है उससे भी इनको छूट मिली होती है। सिविल अधिकारिता का मतलब है कि कोई भी अगर उन्होंने डेट लिया है, कोई ऋण लिया है वहाँ पे, तो वो ऋण के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही डिप्लोमेटिक एजेंट्स के अगेंस्ट में नहीं चल सकती है। उनकी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, जैसे अगर उन्होंने कोई ऋण लिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ की कोर्ट ये नहीं कर सकती कि उनका कोई ऑब्जेक्ट या उनकी कोई जो असेट है, उनका कोई चीज़ है, उसको वो अपने कब्जे में ले ले, वो ऐसा भी नहीं कर सकती। तो सुनिए, उनकी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को वो ऋण के एवज में अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं और यदि वह ऋण अदा न करने के लिए मतलब अगर वो ऋण अदा नहीं कर रहा है तो वो देश छोड़ना चाहे तो उसे रोक भी नहीं सकता है। वो कोर्ट, वहाँ का कोर्ट उसे रोक भी नहीं सकता है। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये भी पूरी तरीके से आत्यांतिक नहीं होता, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। वो अगर जो डिप्लोमेटिक एजेंट है उसका कोई प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर अगर उसने प्राइवेटली कोई अचल संपत्ति खरीद ली है, अगर उसका कोई डिस्प्यूट है तो वो उसके लिए लायबल होगा। मतलब ये कि वो अगर उसने कोई प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई अचल संपत्ति वहाँ पे ली है तो अगर उसका कोई झगड़ा है तो उसके लिए लायबल होगा। तो सुनिए, या अगर वो फाइनेंशियली कोई ऐसा काम कर रहा है जो सेंडिंग स्टेट से रिलेटेड नहीं है, अगर वो इंडिया से गया है और अगर वहाँ पे कोई फाइनेंशियली कुछ काम कर रहा है और उसका इंडिया से, सेंडिंग स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो तब उसके लिए लायबल होगा। इट मीन्स ये है, इसका मतलब ये है कि उसे सिर्फ उन्हीं एक्ट्स में उन्मुक्ति प्राप्त है जो वो अपनी पोस्ट पर रहते हुए करता है। उसके प्राइवेट मैटर्स में उसको किसी भी तरीके का छूट या इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। अब फोर्थ पे आ जाइए इसके, इम्यूनिटी फ्रॉम गिविंग विटनेसेस का मतलब है किसी भी तरीके का साक्ष्य देने के लिए वो मुक्त है। वो किसी भी तरीके से कोर्ट में जाकर वो अगर वो कहे कि मुझे नहीं देना है, किसी भी तरीके का विटनेस साक्ष्य नहीं देना है, तो उसको उससे भी छूट प्राप्त है। तो सुनिए, डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर इम्यून फ्रॉम बीइंग presented as witness in a civil, criminal or administrative court of the receiving state। वो किसी भी तरीके के सिविल, क्रिमिनल, फौजदारी या सिविल कोर्ट या फिर किसी भी प्रशासनिक कोर्ट में किसी भी तरीके का साक्ष्य देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको इस बात से छूट प्राप्त है कि वो अपनी मर्जी से जाए या नहीं जाए। बट दे मे अपीयर बिफोर द कोर्ट्स आफ्टर वेविंग दिस इम्यूनिटी। वो वहाँ पर
प्रेजेंट हो सकता है, अपनी साक्ष्य दे सकता है अगर वो खुद चाहे तो, मतलब वो अपना ये इम्यूनिटी वेव कर देगा। अगर अपनी इस छूट को वो वेव करना का मतलब होता है त्याग देगा, तो वो विटनेस एज अ विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। अब आ जाइए इम्यूनिटीज फ्रॉम टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। किसी भी तरीके के टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी उसको देने नहीं होते हैं, वो फ्री होता है इस चीज से। कर और सीमा शुल्कों से, टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी को बोलेंगे कर और सीमा शुल्क। सीमा शुल्कों से उसको उन्मुक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 34 में बताया गया है, जो इसका है आपका कन्वेंशन का आर्टिकल 34, उसमें बताया गया है इस इम्यूनिटी के बारे में कि डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल ड्यूज एंड टैक्सेस, पर्सनल और रियल, नेशनल, रीजनल और म्यूनिसिपल। इन सभी तरीके के म्यूनिसिपल, रीजनल, नेशनल, सभी तरीके के टैक्सेस और सीमा शुल्कों से जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो इम्यून है, वो उनको छूट प्राप्त है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो उनको कुछ इसमें पे करना पड़ता है। किस तरीके के टैक्स देने पड़ते हैं? इनडायरेक्टेड टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं। इनडायरेक्टेड टैक्सेस होते हैं जैसे अगर आप किसी गुड्स पर जो सेल टैक्स होता है, किसी माल पर, किसी सामान पर जो सेल टैक्स होता है वो उन्हें भरना पड़ता है। और अगर वो प्राइस ऑफ सर्विसेज, अगर कोई सर्विस एंजॉय कर रहे हैं, जैसे वो लोग किसी होटल में जाते हैं, कोई सर्विस एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके सर्विस टैक्स उनको वो देने पड़ते हैं। इनको अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो नंबर 1 उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ड्यूज एंड टैक्सेस ऑन प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन टेरिटरी ऑफ रिसीविंग स्टेट। रिसीविंग स्टेट में अगर उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद की प्राइवेट है तो उसमें उनको टैक्सेस और ड्यूज भरने पड़ते हैं। नंबर 2। नंबर 3, इसके अलावा उन्हें इन प्रॉपर्टीज में अगर उन्हें कोई प्राइवेट इनकम हो रही है तो उसकी भी टैक्स उन्हें देना पड़ता है। और नंबर 4 एंड लास्ट, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होती है, जो कोर्ट या रिकॉर्ड फीस होती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ होता है, तो वो भी उन्हें पे करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ी से टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी में कुछ इनकी जो एग्जाम नहीं है, इनको छूट, वो बताया आपको मैंने। इसके अलावा इम्यूनिटीज फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल बैगेज। आपका नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल बैगेज। जो इनका निजी यात्री सामान होता है उसके निरीक्षण से उन्मुक्ति होती है। उनको कोई भी देख नहीं सकता, उनका निरीक्षण कोई नहीं कर सकता। तो सुनिए, आर्टिकल 27 पैरा 3 सेज दैट डिप्लोमेटिक बैग, इनका जो डिप्लोमेटिक बैग होता है, एक बैग इनको दिया जाता है जिसमें लेटर्स वगैरह होते हैं इनके, जो दिए जाते हैं वहां देने के लिए, तो उसको कोई उस डिप्लोमेटिक बैग को कोई जांच नहीं सकता, उनका इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। तो सुनिए, आर्टिकल 27 पैरा 3 सेज दैट डिप्लोमेटिक बैग शैल नॉट बी ओपन और डिटेन्ड। उनको उस बैग को कोई ओपन नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता और डिटेन नहीं कर सकता, उसको कोई निरोध नहीं, रोक नहीं सकता। डिप्लोमेटिक बैग क्या है? द बैग यूज्ड बाय द डिप्लोमेटिक मिशन फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट टू द रिसीविंग स्टेट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक बैग। जिसमें उस रिसीविंग स्टेट को देने के लिए लेटर्स और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो जिस बैग में वो रखे जाते हैं, उसको डिप्लोमेटिक बैग बोला जाता है। इसके अलावा उनको क्या क्या इम्यूनिटीज है? फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, संसूचना का अधिकार उनको होता है, ये बहुत इजी आप लिख लेंगे। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ट्रैवल। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ट्रैवल। उनको वहां पर घूमने का रिसीविंग स्टेट में और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में कहीं भी जाने का अधिकार होता है। बट जो वहाँ पे प्रोहिबिटेड सिक्योरिटी जोन्स होते हैं, जहाँ पर जिसको आप बोलेंगे प्रतिशत सुरक्षा क्षेत्र होते हैं, वो वहाँ पर नहीं जा सकते केवल, और सब जगह उनको फ्री होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, राइट टू वर्शिप का मतलब है कि उनको उपासना का अधिकार होता है। वो अपने प्रेमाइसेस में उपासना, किसी भी धर्म की वो के उपासक हो सकते हैं और किसी भी धर्म की वो उपासना कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, बट वो वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये आपकी सारी इम्यूनिटीज थी। और इसके बाद छोटा सा एक आपका आता है कि वेवर ऑफ इम्यूनिटी।
कैसे वो वेव कर सकते हैं, अपनी जो इम्यूनिटीज़ हैं उनसे छीनी जा सकती हैं, वो कैसे छूट सकते हैं उनसे, कैसे वो छूट जाती हैं उनसे। तो नंबर 1 वो सेंडिंग स्टेट उनकी इम्यूनिटी को वेव कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, जिसने भेजा है उसको वो, नंबर 1। नंबर 2 डिप्लोमेटिक एजेंट्स अपने सुबॉर्डिनेट्स की इम्यूनिटीज़ को वेव कर सकते हैं। जैसे जो डिप्लोमेटिक एजेंट है उसके सुबॉर्डिनेट जो उसके अंडर में है उनकी जो उनको छूट मिली हुई है उसको वो वेव कर सकता है। वेव का मतलब होता है उसको अधित्यजन कर देना, उसको त्याग देना। तो वो अपने सुबॉर्डिनेट की जो उनको छूट मिली हुई है उनको त्याग सकता है, मतलब उनको उससे अलग कर सकता है। और आर्टिकल 32(2) में ब्रैकेट में 2 बताएंगे आप, कहता है कि वेवर मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड। हमेशा जो वेव किया जाएगा छूट को, वो एक्सप्रेस्ड होगा, मतलब उसको घोषणा की जाएगी, उसकी बोल कर किया जाएगा, मतलब अभिव्यक्त रूप से किया जाएगा, प्रत्यक्ष होना चाहिए, अप्रत्यक्ष आचरण पर आधारित नहीं होना चाहिए। वेवर जो है वेव किया जाएगा, जो छूट को इम्यूनिटी को की छूट को जो त्यागा जाएगा वो हमें हमेशा एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अभिव्यक्त रूप से होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 32(3) ब्रैकेट 3 में आर्टिकल 32(3) में ये कहा गया है कि एजेंट खुद भी अपनी उन्मुक्तियों को उसका अभित्यजन कर सकते हैं, मतलब खुद भी अपनी जो उन्मुक्तियां उनको मिली हुई हैं उनको त्याग सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिप्लोमेटिक एजेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।